एवरीबडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आई होप कि आप सबकी तैयारी वगैरह बढ़िया चल रही होगी। सो CDS 2 2025 का जो हमारा एग्ज़ाम था वो 14 सितंबर को हो चुका है और बहुत अच्छे रिव्यूज़ देखने के लिए मिले हमें फ्रॉम यू गाइज जिन्होंने भी पेपर दिया था कि सर जो भी चीज़ें हमें कराई गई थी टू द पॉइंट थी और क्वेश्चंस वहीं से हमें देखने के लिए मिले हैं, है ना। सो उसी को ध्यान में रखते हुए फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम सारी ही चीज़ों का प्रूफ प्रोवाइड कर दें, क्योंकि आजकल चल रहा है, ये ट्रेंड में है काफ़ी ज़्यादा कि लोग प्रूफ खेल रहे हैं। तो सोचा कि भाई हम भी खेल लेते हैं थोड़ा सा इसको, है ना। और जो भी हमने करवाया है उसको टू द पॉइंट रखते हैं कि ये चीज़ें हमने पढ़ाई थी और यहीं से हमारे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। दो बातें हमें ध्यान में रखनी है यहाँ पर, ठीक है। जो भी मैं यहाँ पर प्रूफ प्रोवाइड करूँगा वो हमारा एक सिंगल प्रोग्राम है, वहीं से आए हुए हैं, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि भाई मैंने 5 जगहों के अलग अलग सोर्सेज को उठाया और उसके बाद फिर कंपाइल किया इस चीज़ को कि भाई देखिए जो भी हमने पढ़ाया था क्वेश्चंस वहीं से आए हैं। ऐसा नहीं है, एक सिंगल सोर्स है जहाँ से सारे ही क्वेश्चंस आए हुए हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, पहले हम साइंस से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम ज्योग्राफी की तरफ जाएंगे, फिर पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जो भी चीज़ें हमने करवाई थी सारी ही चीज़ों का आपको प्रोवाइड किया जाएगा प्रूफ, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल। यहाँ पर नाम दिख रहा होगा आपको एस डिफेंस, तो इसको कर लेना है सब्सक्राइब वगैरह, है ना। अगर आपको कोई भी डाउट है, क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं, है ना। तो आज स्टार्ट करते हैं साइंस से। इन फ्यूचर हम ज्योग्राफी वगैरह सबको देख रहे होंगे इसी तरीके से, ठीक है। साइंस की बात करें तो 23 आउट ऑफ 28 क्वेश्चंस जो है जो हमने पढ़ाया था वहीं से आए हैं, ठीक है। 23 आउट ऑफ 28 क्वेश्चंस जो है आए हैं एग्जाम में जो कि हमने पढ़ाया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। आगे बढ़ने से पहले बता दूं मैं कि ये हमारा टेलीग्राम चैनल है इस डिफेंस का। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो कर सकते हैं। ये CDS और CAPF का है, CDS ND और FCAT का। साथ ही साथ बिग डैडी प्रोग्राम जो है वो लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी, 1 महीने हम लोग आगे बात कर रहे हैं उसके, है ना। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है अगर चाहते हैं करना तो मैं एक लाइन में बता देता हूँ कि बिग डैडी है क्या। यहीं पर हम अपनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं फॉर CDS एंड CAPF एग्जामिनेशन, है ना। हम यहाँ पर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को डील कर रहे होते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। जो भी आपका लाइक अगर आप CDS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आप CAPF के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जो भी आप पढ़ रहे हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के उस पर्टिकुलर चैप्टर में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं अभी तक वो सारे ही हम करवाते हैं, ठीक है, ताकि आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी बन सके और आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सके, ठीक है। 3 चीज़ें मैं बताता हूँ विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर द एग्जामिनेशन। पहला होता है कंसेप्चुअल क्लियरिटी, दूसरा होता है रिवीजन और तीसरा होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस का है वो हम यहाँ से कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर आप जानना चाहते हैं इसके बारे में तो इसके लिए ऑलरेडी हमने वीडियो डाल दिया है, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल हम डिस्कशन करते हैं अपना जो प्रूफ है उसके ऊपर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, आप अगर चाहते हैं तो पॉज करके आप देख भी सकते हैं जो हमने प्रूफ प्रोवाइड किया है उसको भी, और खुद से भी चाहते हैं तो आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को, नो प्रॉब्लम विद इट, है ना। लेकिन मैं यहाँ पर रोकूंगा नहीं और मैं ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा चीज़ों को क्योंकि अननेसेसरी हो जाएगा, है ना। तो हम डायरेक्टली डील करते चले जाएंगे क्वेश्चन के साथ, थोड़ा स्पीड में जाएंगे ताकि चीज़ों को जल्दी से जल्दी कवर कर पाए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि भाई द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ current induced in the coil due to its rotation in the magnetic field is। अगेन क्वेश्चन पढ़ने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन को सिर्फ ऐसे ही पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं तो फिर वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको बैकफायर कर सकती है। आपको कीवर्ड्स ढूंढने होते हैं क्वेश्चन में भी अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो, है ना। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली कंसेप्चुअल जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पर पूछ रहा है कि डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड, है ना। आ जाते हैं हम अपने प्रूफ में, ये हमने करा रखा था। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो है वो यूज किया जाता है टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द क्लोज्ड कॉइल। आई होप चीजें क्लियर होंगी, है ना। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं। आगे आते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि अ कार ट्रेवल्स अ टोटल डिस्टेंस ऑफ L, इट ट्रेवल्स हाफ अ डिस्टेंस विथ V1 एंड अदर हाफ विथ V2, तो एवरेज स्पीड क्या होगा कार का, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। अब हमें पता है कि एवरेज स्पीड क्या होता है, फॉर्मूला
टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टोटल टाइम टेकन, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चीज़ बताई गई है आपको, ठीक है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टोटल टाइम टेकन स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी यूनिट भी मेंशन की गई है। एट द सेम टाइम ऑडोमीटर और स्पीडोमीटर के यूसेज के बारे में भी आपको बताया गया है कि किस लिए यूज किया जाता है। अब आप में से अगर कोई ऐसा है जो सोच रहा है कि सर इसमें तो ये चीज़ सॉल्व की नहीं हुई है, तो अगेन थोड़ा सा बेसिक हमें यूज़ करना पड़ेगा अपना मेंटल एबिलिटी, क्योंकि एग्जाम वैसा नहीं है ना कि रट्टू तोते की तरह अगर हम जाएं और बिल्कुल ही कॉपी पेस्ट करके आ जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हमें अपने स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है कि भाई टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमें क्या दिया हुआ है, एल दिया है। टोटल टाइम की बात अगर करें तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि आधी जो दूरी है वो अपनी v1 के साथ कर रहा है, ठीक है, और अदर हाफ जो है वो स्पीड v2 के साथ कर रहा है, ठीक है। तो बस यहाँ पर हम l/2 v1 l/2 v2 इस तरीके से कर देते हैं। l/2 कॉमन ले लेना आप नीचे से, 1/v1 प्लस 1/v2, ठीक है। l से l यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 1/2 यहाँ पर 1 v1 प्लस v2 v1 v2। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको ऊपर ले जाकर इसको ऊपर लेकर जाओगे जब आप नोमिनेटर में, तो आपका 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2 कुछ इस तरीके से आएगा। ये सारी बेसिक चीज़ें है ना, बेसिक कैलकुलेशंस हैं, इसमें ऐसा कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। बट हाँ, एवरेज स्पीड का आपको फॉर्मूला बस यहाँ पर पता होना चाहिए था कि भाई टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन होता है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा ये चीज़, है ना। जो हमारा क्लासरूम प्रोग्राम था आप देख सकते हो, वहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चंस कराए गए हैं। अब बिल्कुल अगेन डिट्टो क्वेश्चन आपको सेम टू सेम नहीं देखने के लिए मिलेगा, लेकिन जो हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं हमें एग्जाम में हेल्प कर ही देता है टू सॉल्व द क्वेश्चन। आप देख सकते हो क्वेश्चन यहाँ पर भी करवाया गया है। एक और क्वेश्चन आपको, ये सारे वही क्वेश्चंस हैं जो मैं क्लासरूम प्रोग्राम में करवाए गए हैं सर के द्वारा, वही सारे क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ, कुछ भी यहाँ पर अलग से आपको नहीं दिया जा रहा है। और इस बार जो हम फ्री इनिशिएटिव ले रहे हैं अपने सीडीएस के लिए, जो कि हमारा नवंबर से स्टार्ट होना चाहिए पहले वीक में, जहाँ पर हम सारे ही सब्जेक्ट्स को फ्री में आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे, उनके वीडियोस, पीवाईक्यूज। तो अगेन वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर। अगेन सिंपल क्वेश्चन लीनियर मोमेंटम के ऊपर है। लीनियर मोमेंटम क्या होता है हमें बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ऑल्दो है। तो लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी कैन बी डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी। कैसे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं, m इंटू वी होता है, ठीक है। देख सकते हैं कि भाई द लीनियर मोमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज कंजर्व्ड, कब कंजर्व होता है वो, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रूफ में ऑलरेडी मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है इसको, कि जब वो इक्विलिब्रियम में होता है तो रिजल्टेंट फोर्स जो है वो 0 ही होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट हियर, है ना। जब भी if the net force is acting on a particle is 0 then it shows that the linear momentum is remains constant, ठीक है। और आप इसको न्यूटन्स सेकेंड लॉ से प्रूफ भी कर सकते हो, ठीक है। अब कैसे करना है चलो कर ही देते हैं। F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी होता है, हमें पता ही है, ठीक है ना। डी पी बाई डी टी इन द सेंस कि ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना। फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अगर आपका F जो है वो 0 हो जाएगा तो डी पी बाई डी टी भी 0 हो जाएगा। और जब आप इसको इंटीग्रेट करते हो, जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो डी पी इज इक्वल टू 0 डी टी आ जाएगा, है ना। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो 0 की वजह से ये कांस्टेंट हो जाता है और ये पी कुछ इस तरीके से आता है, यानी कि जो आपका मोमेंटम है वो कांस्टेंट हो जाता है। अगेन इतना करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए एक स्टेटमेंट में हमने इसको समझा दिया है। कई बार आपको चीज़ें कुछ है ना वो रट्टा मारनी पड़ती है, ठीक है। तो इट्स इंपॉर्टेंट अगेन आप पीछे का कंसेप्चुअल क्लियरिटी आपका क्लियर होना चाहिए, बट आप एग्जाम में आप इतना करने नहीं बैठोगे ना। आपको तो बस ये स्टेटमेंट याद होना चाहिए कि कब वो मैक्सिमम होता है कोई चीज़, कब कोई चीज़ मिनिमम होती है, कब कोई चीज़ कंजर्व होती है। ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो आपको याद रखना पड़ता है ताकि आप एग्जाम में इतना टाइम वेस्ट ना करो। अब वहाँ पर इंटीग्रेट करने थोड़ी बैठोगे आप, ठीक है। आ जाओ। अगेन यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ाया गया था, जहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं आपको, आप देख सकते हैं, ठीक है। पॉज करके वीडियो को क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं, ठीक है। When a stone is tied to a string, it's whirled in a circle. The work done. तो वर्क डन पूछ रहा है यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, 0 होगा, या फिर डिपेंड करेगा ऑन द मास ऑफ द स्टोन, ठीक है।
अगेन मैं यहाँ पर हाईलाइट करके लाया हूँ कि व्हेन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तब वर्क डन जो है हमारा जीरो होता है। अगर आपने देखा है या फिर आपने पढ़ा है तो देखा ही होगा, जब भी आप एक यहाँ पर मान लीजिए आपके हाथ में एक स्ट्रिंग है और यहाँ पर एक पत्थर है और आप इसको घुमा रहे हैं, ये एक स्टोन है जिसको कि आप कुछ इस तरीके से घुमा रहे हो, ठीक है, थोड़ा बड़ा ही हो गया ये, एक सेकेंड, इसको हम यहाँ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, आप इसको घुमा रहे हो। तो जब भी आप इसको घुमा रहे हो तो स्ट्रिंग में जो टेंशन आएगा उसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है हमारा। सेंट्रीपिटल फोर्स कैसा लगता है, कुछ इस तरीके से लगता है अंदर की तरफ, ठीक है। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना स्टोन का एनी पॉइंट एट एनी पॉइंट, वो टेंजेंशियल होगा सर्कल के। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा मान लो मैं इस तरीके से घुमा रहा हूँ, इस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो जो भी हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो आउटसाइड की तरफ होगा टेंजेंशियल में, यानी कि यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, ठीक है। उस केस में जो हमारा वर्क डन होता है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू डी कॉस थीटा। अगर थीटा को हम 90 डिग्री रख देते हैं तो जीरो हो जाएगा, कॉस 90 जीरो होता है, यानी कि वर्क डन जो है हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर कंसेप्चुअल क्लियरिटी है तो चीज़ें ऑटोमेटिकली याद हो जाती है, ठीक है ना, उतना एफर्ट नहीं करना पड़ता, ठीक है ना भाई। तो ये ऑप्शन नंबर सी शुड बी द आंसर। अगेन एक स्टेटमेंट में हमने इसको समझा दिया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि नेगेटिव वर्क क्या होता है, पॉजिटिव वर्क क्या होता है, जीरो वर्क क्या होता है, ऑलरेडी समझा रखा है, फालतू में मैंने मेहनत कर दिया। ओके, नो प्रॉब्लम, आगे चलते हैं, देख लेते हैं, है ना। अब देख सकते हो फिर वही चीज़ है, अज्यूम ए जो है वो 500 जूल ऑफ वर्क करता है इन x मिनट्स, बी जो है वो 1000 जूल ऑफ वर्क करता है इन 20 मिनट्स, इफ पावर डिलीवर्ड बाय ए इज P1 एंड बी इज P2। और ये वाला चीज़ ध्यान में रखना, ये गलत करा सकता है अगर आपने ध्यान नहीं दिया, और फिर पूछ रहा है कि x की वैल्यू बता दो। अगेन सिंपल क्वेश्चन है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, सिंपल है। उसके बाद बस वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देना है, पी ए को मतलब रख देना 500 अपॉन में टी, पी बी आ जाएगा आपका 1000 अपॉन में 20, जो भी वैल्यू आएगा पी ए इज इक्वल टू 2 पी बी रख देना, है ना, ये 1 और 2 जैसे भी जो भी रखना चाहो कंफर्टेबल हो आप रख लेना, और उसके बाद सॉल्व कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। जहाँ तक मुझे याद है 5 इसका आंसर है। अब आप बोलोगे आंसर कैसे पता है आपको, भाई मैंने सॉल्व किया है इसलिए मेरे को पता है, ठीक है। तो अगेन ये आप देख सकते हो, यहाँ पर फॉर्मूला आपको दिया गया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस हम क्लास में कराते ही हैं, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इजीली सॉल्व हो जाएगा ये, है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको नहीं भी आता है तभी भी मैं बोल रहा हूँ कि ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये सॉल्व हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि अगेन कोई कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं चाहिए होती है ना, यहाँ पर आपको कोई यूनिट चेंज करना है ना, ऐसा कुछ है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, वैल्यू रखिए आंसर आ जाएगा आपका, है ना, उस टाइप के क्वेश्चन है ये, तो इनमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, ठीक है। आगे बढ़े, पावर का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन करा रखा है। अब अगेन बिल्कुल सेम क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगेन यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है, उसी तरीके से एग्जाम में भी आया है, एग्जाम में थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया है, लेकिन हम इसकी भी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है ना, इस बार जो हम बैच करेंगे ना उसमें कर लेंगे। पावर यहाँ पर आपको दिया गया है कि पावर होता क्या है, पावर की यूनिट क्या होती है, जो भी मैंने पूछा है अभी अभी, है ना, ऐसा यूनिट क्या होती है, तो आप पढ़ सकते हो इसको, ठीक। ओके, देख लो भाई, साउंड वेव है, ट्रैवल कर रहा है द स्पीड ऑफ 330 मीटर पर सेकेंड, प्रोड्यूसेस 20 क्रेस्ट एंड 20 ट्रफ्स इन 0.1 सेकेंड। तो वेवलेंथ पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है ना। वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, ये देख लो, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो आपके पास एक कांस्टेंट आता है ना, तो लैम्डा इज इक्वल टू वी बाई एफ करके एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसको भी याद रखना है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली, आई डोंट रिमेंबर द आंसर एक्चुअली, तो देख लेना कितना आंसर आ रहा है आपका, है ना। यहाँ पर ये देखो फॉर्मूलेज लिखवा रखे हैं। कहने का मतलब यही है कि क्लासरूम में हम सारी ही चीज़ों को डील कर रहे होते हैं बिल्कुल डेप्थ में, ठीक है। अगेन सेम क्वेश्चन है कि भाई फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 300 हर्ट्ज एंड इट्स ट्रैवलिंग इन एन अननोन मीडियम, वेवलेंथ इज अननोन अगेन, and the travel is distance equal to 150 times its wavelength,
150 टाइम इट्स वेवलेंथ इन टाइम t। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ t निकालना है। अगेन सेम फॉर्मूला, v लैम्डा इज इक्वल टू v बाई एफ। ठीक है, और v इज इक्वल टू d बाई टी होता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक, और जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसका मुझे आंसर याद है जो कि है 0.5। तो अगेन सॉल्व किया है मैंने क्वेश्चंस को, तो मुझे याद है और 3-4 बार कर लिया क्योंकि बहुत सारे लोगों को कराना भी था, तो अगेन याद रह गया ये क्वेश्चन मेरे को। अगेन कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं पढ़ा रहा हूँ या फिर ऐसा कुछ बता रहा हूँ, है ना। ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं जो कि बिल्कुल आप रखो और आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये हमने करा रखा है बाय द वे, PYQs ही है ये, देख सकते हो आप 2024 के CDS एग्जामिनेशन में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो ये सेम ही क्वेश्चन है जो आप ऊपर देख रहे हो ना, एक तरीके से सेम ही क्वेश्चन है ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। क्या कह रहा है, एक्सरे कैन बी डिफ्लेक्टेड। ठीक है, अब इसमें जो ऑप्शन था कि मुझे याद आ रहा है कि बाय ए मैग्नेटिक फील्ड और समथिंग लाइक दैट, और उसके बाद फिर नाइदर, तो इसका आंसर जो है वो डी था। देख सकते हो यहाँ पर जो एक्सरे है वो डिफ्लेक्ट नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड से भी और मैग्नेटिक फील्ड से भी। तो एक में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऑप्शन था, यहाँ पर एक में इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ पर बोथ था, और यहाँ पर नाइदर इलेक्ट्रिक नॉर मैग्नेटिक। तो देख रहे हो ना किस तरीके से खेलते हैं वो आपके साथ। लेकिन अगेन कोई फायदा नहीं उनके खेलने का, क्योंकि हम सारी ही चीज़ों को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। बढ़िया बुलेट पॉइंट्स में आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, रिवीजन करो, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो और चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, अगर मैं एक्सरे के बारे में पूछूं, चलो एक जानकारी देके जाता हूं। तो एक्सरे जो होता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है जो कि डिफ्लेक्ट नहीं होता इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से। अगर जिनको नहीं पता है याद रख लेना, बहुत एक कॉमन सी चीज़ है जो कि हमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, और इससे क्वेश्चंस आते हैं जो भी है ना, एक्सरे माइक्रोवेव जो भी है सारे। नहीं पढ़ा है आपने तो इसके लिए स्पेशल एक नोट्स बना लेना छोटा सा 2-3 पेज का, जहाँ पर आप चीज़ों को लिख लो और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते रहना उसको। या फिर अगर आपने ये प्रोग्राम ले रखा था, अगर आपके पास है, तो अगेन ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। ठीक है, आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 28 है, देख लेते हैं इसको भी। पूछ रहा है कि भाई सिंपल एस्ट्रोनॉमिकल जो टेलीस्कोप है उसका जो ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस, अगेन 2 कीवर्ड्स है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और आई पीस। ठीक है, वो किस चीज़ के बने होते हैं, ठीक है, कौन से लेंस लगे होते हैं उसमें। तो यहाँ पर देख सकते हो ऑब्जेक्टिव लेंस हैज लार्जर फोकल लेंथ देन आई, बोथ द लेंसेज आर कॉन्वेक्स इन नेचर। ठीक है, पहला ऑप्शन देखो, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट, या फिर कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट। तो ऑप्शन नंबर डी शुड बी दी करेक्ट आंसर। अगेन ये सारी चीज़ें, मैं ऐसा कुछ नहीं है कि मैं वीडियो चला रहा हूँ या फिर ऐसा कुछ है, या फिर मैं कोई और प्रोग्राम है, कोई मेरा XYZ टेलीग्राम ग्रुप है, फिर मेरा कोई XYZ क्लासरूम प्रोग्राम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक सिंगल सोर्स है जहाँ से ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्योंकि डिज़ाइन ही इस तरीके से किया गया है, इस तरीके से बनवाया गया है उसको कि ऑटोमेटिक है कि वो सारे क्वेश्चंस आने ही है ना, ऐसा कुछ भी मतलब। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कहाँ से बनवा लिया, एनसीईआरटीज का बहुत बड़ा रोल है, और जिन्होंने बनाया है उन्होंने मल्टीपल टाइम्स एग्जाम्स को क्लियर कर रखा है। तो विथ हिज एक्सपीरियंस PYQs इंटीग्रेट करके, अपने एनसीईआरटीज के सारे नॉलेज को इंटीग्रेट करके इस पर्टिकुलर चीज़ को बनाया गया है, ताकि मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके मिनिमम चीज़ों को पढ़ के। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ। ये देखो, ये क्वेश्चन हमने बिग डैडी प्रोग्राम में कवर कर रखा है। अगेन अगर आप बिग डैडी प्रोग्राम में नहीं भी थे तो भी आप सॉल्व कर पाते, लेकिन अगेन मेरे को भी तो प्रमोशन करना है ना बिग डैडी प्रोग्राम का, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाल दिया कि भाई लास्ट ईयर भी हमने इस क्वेश्चन को किया था। ये देख लो, NDA 2012 में क्वेश्चन आया है, 2012 में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है ना, और इससे रिलेटेड और भी सारे क्वेश्चन आए होंगे, है ना। तो हम सारे ही क्वेश्चंस को कर रहे होते हैं एक पर्टिकुलर चैप्टर के बिग डैडी प्रोग्राम में। अगेन क्वेश्चन सॉल्विंग जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं की है वो चीज़, आपने सिर्फ आपने कंसेप्चुअल क्लियरिटी को गैदर किया है, तो आप एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हमारा एग्जाम है वो कंसेप्ट बेस्ड है ना। क्वेश्चन सॉल्विंग का तरीका उसमें आना चाहिए, तभी आप चीज़ों को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाओगे एग्जाम में। चलो भाई, अगेन ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों होते हैं भाई एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के साथ। अब इसमें पता नहीं कौन सा ऑप्शन है, देख लेना आप लोग, ये सीधा सीधा मैंने प्रोवाइड कर दिया है इसमें। साथ ही साथ हमने स्कैटरिंग ऑफ लाइट को भी डिस्कस किया है, टिंडल इफेक्ट को भी डिस्कस किया है ना। आ जाओ, अब ये क्वेश्चन देखो, वैन डी ग्राफ जनरेटर नहीं करवाया हमने, ठीक है ना।
तो मैं क्लेम भी नहीं कर रहा यहाँ पर, कोई फालतू सा जनरेटर का मैंने ले लिया। मैंने देखा है ये चीज़ें यूट्यूब के ऊपर, बहुत बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं जो ये चीज़ कर रहे हैं और ये चीज़ सही नहीं है, ठीक है ना। बट अगेन, दुकान कैसे चलेगी, दुकान भी तो चलाना है ना। हर बार आप एथिक्स मोरल्स को नहीं रखते हैं, ठीक है। बिजनेस में खास करके वो चीज़ें नहीं होती हैं। इडियट्स, यहाँ पर देख रहे हो, ये बुलेट वाले तो बहुत परेशान करके रखते हैं यार। अगेन, सो वेंडिग्राफ जनरेटर है, तो अगेन मैंने ये चीज़ करवाई नहीं है, फिर हुई नहीं है हमारे प्रोग्राम में, लेकिन मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ, आप इसमें कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी जानकारी था ना अगर इस क्वेश्चन के बारे में, तो आप कर सकते थे। मैग्नेटिक फील्ड तो कहीं से भी आंसर इसका नहीं हो सकता, ठीक है। आपको ऑप्शन इन दोनों में हो सकता था, या फिर हो सकता है कि इसमें भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहा हो। इन तीनों में कन्फ्यूजन होना लाजमी है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर भी हाई वोल्टेज है, यहाँ पर भी हाई वोल्टेज है, तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना, मैं कुछ चीज़ें इसके बारे में बता देता हूँ। वेंडिग्राफ जनरेटर जो है ना, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है ना। इसका जो प्रिंसिपल है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। अगर एप्लीकेशन की बात करें वेंडिग्राफ जनरेटर की, तो ये न्यूक्लियर रिसर्च और न्यूक्लियर मेडिसिन में काम आता है। न्यूक्लियर रिसर्च एंड न्यूक्लियर मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन में काम आता है, ठीक है ना। जो भी इस बार नए क्वेश्चंस आए हैं हम उसको भी अपने प्रोग्राम में इंटीग्रेट कर देंगे, या फिर जो भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो इनिशिएटिव करने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से, वहां पर भी हम इन सब चीज़ों को इंटीग्रेट कर लेंगे ताकि सारी चीज़ों को कवर किया जा सके थॉरोली, ठीक है ना। आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन देख लें। एक सेकेंड में थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन है कि भाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज वाइडली एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इट्स मॉल्टन कंपाउंड। ठीक है, अगेन ये पढ़ लेना अच्छे से, आपको प्रोवाइड इसीलिए किया गया है, ठीक है ना। कॉपर की बात करें तो कैसे कॉपर आता है, बाय स्मेल्टिंग, ठीक है ना, स्मेल्टिंग एंड रिफाइनिंग। जो हमारा गोल्ड है उसको आप कैसे करते हो एक्सट्रैक्ट, गोल्ड कैसे एक्सट्रैक्ट होता है भाई, इसका नाम सुना है, NIDATM, नाम सुना है इसका, अमलगमेशन का नाम सुना है, ग्रेविटी सेपरेशन का नाम सुना है। तो बाय दिस प्रोसेसेस आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें टिन की, ठीक है, तो कैसे होता है ये, इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं हम बाय रिडक्शन विथ कार्बन इन द ब्लास्ट फर्नेस, है ना। ब्लास्ट फर्नेस में हम इसको रिडक्शन करते हैं, इसका रिडक्शन करते हैं कार्बन के साथ, ठीक है ना। देख सकते हो आप, कंसंट्रेशन ऑफ ओर है, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, इनका इलेक्ट्रोलिसिस होता है मॉल्टन ओर का, और फिर प्योर मेटल मिलता है, ठीक है। उसके बाद फिर मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी और बिल्कुल लो रिएक्टिविटी, पढ़ सकते हो आपके ऊपर, इसका आंसर होगा सोडियम, ठीक है। आगे बढ़े, यहां पर चीजें करवाई गई हैं, अगेन क्लासरूम प्रोग्राम का ही है ये पार्ट, ठीक। नेक्स्ट जो है हमारा वो है ग्रेफीन, ठीक है। अगेन ये चीज हमने नहीं करवाई है ग्रेफीन वाली, ठीक है ना, तो इसके लिए डाला भी नहीं है हमने, तो देख सकते हो। वैसे इसका आंसर जो है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेफीन। पहला तो ये कि थिनेस्ट मटेरियल, बिल्कुल सही बात है ना। इट इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट, ठीक है, सही है। हाईली कंडक्टिंग होता है, बिल्कुल। वाइड बैंड गैप होता है, नहीं सर, वाइड बैंड गैप नहीं होता इसमें, ठीक है ना। ग्रेफीन क्या होता है, जीरो बैंड गैप सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। वाइड की जगह यहां पर जीरो बैंड गैप होता है। ये चीज नहीं करवाई गई थी, तो इसलिए मैंने कुछ डाला भी नहीं है। ऑल्दो एक मिला था मुझे शीट जहां पर ये चीज करवाई गई थी, जो कि ऐसे फुलफिल नहीं कर रही थी इस क्वेश्चन के क्राइटेरिया को, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दो ही स्टेटमेंट उसमें दे रखे थे। मैं चाहता तो क्लेम कर सकता था कि भाई ये ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, ये ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, और ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, थोड़ा बहुत बकवास करके, लेकिन मैं वो चीज़ नहीं करना चाहता हूँ यहाँ पर, है ना, इसलिए प्रोवाइड नहीं किया गया है, ठीक है। आ जाओ,
अगेन प्लास्टिक्स डू नॉट डिग्रेड इजिली बिकॉज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, यहाँ पर देख सकते हो आप, ठीक है, बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड, ऑप्शन है यहाँ पर, है ना। देख सकते हो आप कितना थॉरली चीज़ों को कवर किया गया है। और ये वाला क्वेश्चन हमने बिग डैडी प्रोग्राम में करवा रखा था, उसका ये कटआउट है। ये हमारा जो प्रोग्राम था उसमें ये पॉइंट्स दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हो, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 34, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट केमिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर हम बात करें कौन सा ग्रुप होता है, COOH वाला, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, प्रोवाइड कर दिया गया है इसको भी, यानी कि ऑप्शन नंबर C है। थोड़ा भी अगर आप ध्यान देते तो वैसे ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हो जाता। OH ग्रुप जो होता है हमारा ये अल्कोहल के लिए होता है, ठीक है, ये आप देख ही पा रहे हो कि अल्केन है ये, है ना। एन ग्रुप है, एल्केन है ये, ठीक है, ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये CO आपको दिख रहा होगा, ये आपका कीटोन ग्रुप है ना। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, ये देख सकते हो आप इथेनोइक एसिड, बहुत सारे एग्जांपल्स है यहाँ पर, है ना, मार्क कर दिया गया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगेन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस स्मेल्स लाइक अ रॉटन एग, नहीं कराया है सर हमने, इसलिए क्लेम भी नहीं किया गया है, ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें यह था कि अमोनिया, अगर आप थोड़ा बहुत भी अमोनिया के बारे में जानते हैं या फिर आप सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में जानते हैं तो ये तो दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते थे, ठीक है। एसिटिलीन जो गैस होता है हमारा, वेल्डिंग में हम लोग यूज़ करते हैं इसको, है ना। तो अगेन मैं यहाँ पर ये नहीं बोलूँगा कि आप कोई XYZ चीज़ों को लगाकर आप तुक्का मार सकते थे, इसमें नहीं पता है तो नहीं पता है वाला सिस्टम था। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ एक दो ऑप्शन, यानी कि अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड तो एटलीस्ट आप कर सकते थे, है ना। और इसका आंसर है हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। लेकिन एनीवेज मैं इसको क्लेम नहीं कर रहा। केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है यहाँ पर, अब आप देख सकते हैं, एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन इस तरीके से आपको करवाया गया है। ये चीज़ जो है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होती है, ठीक है। अब मैं अगेन यहाँ पर ये बताऊंगा नहीं कि ये भाई इस इधर से इधर चला गया या फिर ये इधर से इधर चला गया, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, तो देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 41 देखें, यहाँ पर ये देख लो। बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि मैं क्लेम कर रहा हूँ कि यार छोटी मोटी चीज़ें, यहाँ पर एक कोई वर्ड है जो यहाँ पर उठ के यहाँ पर सेम वर्ड दिया हुआ है, पूरा पूरा क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो देख लेना अपने हिसाब से, ऑप्शन यहाँ पर विजिबल नहीं है तो मैं बताऊंगा नहीं। आई थिंक ऑप्शन C था इसका, देख लेना एक बार अपने हिसाब से, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस आपको बता रखे हैं यहाँ पर, ठीक। बताओ भाई, ह्यूमन ब्लड कितने टाइप का होता है, देख लो, देख के कमेंट में टाइप करके बता देना मुझे, है ना। AB, BO, ठीक है। अब आप बोलोगे सर सारे ही क्वेश्चंस तो सेम ही आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं भाई, है ना। मैं ऐसे ही क्लेम नहीं कर रहा इधर, ठीक है, बाकी लोगों की तरह नहीं हो रहा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 44 आप देख सकते हैं, पूछ रहा था कि भाई इनमें से कौन सा जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, प्रोस्टेट ग्लैंड, स्कॉटम, टेस्टिस या फिर सर्विक्स। आई डोंट नो, बट सर्विक्स के बारे में तो नहीं जानता मैं, है ना, कि वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ओवेरी, उसके बाद यहाँ पर स्कॉटम है, टेस्टिस है, पेनिस है, सेक्स ग्लैंड्स, ब्लैडर, यूरेथ्रा, हर चीज़ आपको यहाँ पर बढ़िया प्रोवाइड की गई है, ठीक है ना। तो देख सकते हो, ठीक। फीमेल मेल, आई थिंक एक जो था इसमें वो मैं लगाना भूल गया हूँ, उसमें बिल्कुल ही चीज़ों को प्रोवाइड किया गया था, है ना। ऑल्दो इससे भी अगर आप करोगे तो आपका इजीली हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ ह्यूमन ब्रेन्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन, सॉरी। तो यहाँ पर इसका फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइड ब्रेन है, यहाँ पर आप देख सकते हो चीज़ों को कराया गया है। फोर ब्रेन पार्ट्स ऑफ ब्रेन में यहाँ पर फिर मिड ब्रेन, हाइड ब्रेन चीज़ों को ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से सारी दिखानी पड़ेगी क्या, चलो देख लो। टूथ एनिमल का है, कैल्शियम, ये ऑलरेडी हमने करवा रखा है हमारे बिग डैडी प्रोग्राम में भी, और ये सॉरी इसके ऊपर ही आ गया, ये जो क्लासरूम प्रोग्राम था उसमें ये करवा चुके हैं कि भाई बोन्स का क्या है, कैसे है, और ये बिग डैडी में भी करवा रखा है, ठीक है ना। तो देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है कि इनर लाइनिंग ऑफ ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इज कॉल्ड विली। अगेन देख सकते हो इसको, है ना, हाईलाइट कर दिया गया है।
इसी तरीके से और भी हैं भाई, देख लो, ये बिल्कुल ही सेम है। क्वेश्चन पढ़ो, उसका जो थोड़ा बहुत हमने दिया हुआ है वो पढ़ लो, स्टेटमेंट, और उसके बाद फिर आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो आप देख सकते हो कि सुक्रोज है, लैक्टोज है और माल्टोज है। लैक्टोज और माल्टोज, बाकी सब में आपका कुछ ना कुछ अलग आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। दिमाग भी नहीं लगाना है, ठीक है। अगर रट्टा मार के भी जा रहे हो तो भी इतने सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिक्स का पार्ट जहां पर हमें न्यूमेरिकल्स करने की जरूरत पड़ रही है, लेकिन अगेन अगर वो भी कर ले, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है उसमें भी हमें, ठीक है। आगे आ जाओ। प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात की जा रही है, तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है क्या भाई इसमें, या फिर ये यूकैरियोटिक में होता है? डेफिनेटिव न्यूक्लियस बिल्कुल ही नहीं हो सकता सर। राइबोसोम्स यही एक चीज है जो दोनों में पाई जाती है, यानी कि प्रोकैरियोट्स में भी पाई जाती है और यूकैरियोट्स में भी पाई जाती है। गोल्गी बॉडीज बिल्कुल नहीं सर, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पर प्रोकैरियोट्स में यहाँ पर न्यूक्लियस जो है एब्सेंट होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, लैक मेम्ब्रेन्स, बाउंड ऑर्गेनल्स, माइक्रोकॉन्ड्रियाज, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, ये चीजें नहीं होती है। एक राइबोसोम ही होता है जो दोनों जगह पर हमें मिलता है, प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी, ठीक है। पीएच वैल्यू अगर 7 से कम है, बताओ भाई, ये 7 है हमारा, इसके पहले क्या होता है, इसके बाद में क्या होता है? इसके पहले एसिडिक होता है क्या? इसके बाद बेसिक होता है क्या? देख लो, ये देखो, है ना। अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर रट्टा मार के भी कोई जाएगा ना, ऑल्दो मैं इस चीज के फेवर में नहीं होता हूँ कि बिल्कुल रट्टा मार के जाना है। अगेन यहाँ पर देख सकते हो, कई बार टूथ एनिमल का, कॉफी का, स्टमक का जो है वो पूछ लेता है, तो उसके लिए भी ये चीज प्रोवाइड की गई है ताकि किसी भी तरीके से आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। एट दी एंड मैं यही कहूंगा कि भाई देखो, काफी मेहनत की गई है इस चीज के ऊपर, है ना, तब जाके ये चीजें हम अचीव कर पाते हैं कि इतने सारे क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्जाम में आए जहां से आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगेन ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि पढ़ने के बाद आप किस तरीके से उसको अप्लाई करते हैं, कितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ताकि जब आप एग्जाम में जाएं तो आप उस तरीके से परफॉर्म कर पाए, ठीक है ना। अल्टीमेटली गेम आपके ऊपर ही आकर मतलब रुक जाता है, क्योंकि पढ़ा तो हम रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को, लेकिन क्या सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो रहा है? द आंसर इज नो। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उस चीज को डील कर रहे हैं, तभी जाकर आप एग्जाम में उस हिसाब से परफॉर्म कर पाते हैं, ठीक है। जाने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आपने इस डिफेंस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लेना है इसको, है ना, क्योंकि नवंबर से हम चीज़ों को प्रोवाइड करना शुरू करेंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगी और जो कि बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगी। अगेन एग्जाम जब खत्म हो जाएगा, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो चीज़ें करा रहा हूँ ना इस बार, वो भी आपके सामने लेकर आऊंगा कि देख लो यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं, और इसी तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, है ना। हो सकता है ज़्यादा ही आए, ठीक है ना, कम नहीं आएंगे। तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो आपको फॉलो कर लेना है। इसी तरीके से हम ज्योग्राफी, पॉलिटी और XYZ जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनको भी वीडियोस में डाल रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपके पास कोई भी डाउट्स है इसके रिगार्डिंग तो आप हमसे वो भी पूछ सकते हैं। अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो आप हमें वो भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे अहेड। बाय बाय, टेक केयर।